गाइस, आज हम करेंगे विजन आईएएस का मेंस 365 जिसमें मैं लेकर आई हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस को रिवाइज करेंगे हम बहुत ही जल्दी। आप 10 दिन भी नहीं रह गए हैं, आपके मेंस का पेपर आ गया है सामने। टॉपिक्स को जितना हो सके रिवाइज करके आंसर राइटिंग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, आपका मोटिवेशन बना रहे, हर टॉपिक पर आपकी कमांड हो, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आईआर को रिवाइज करेंगे। आईआर का चैप्टर 1 हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ना कैसे कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो नई तरह से इमर्ज हो रहा है। देखा जा रहा है कि अभी जब बिम्स्टेक की समिट हुई थी तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो रीजनल प्लस एजेंडा स्पेसिफिक हो चुका है। यानी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें ना पोस्ट वॉर मल्टीलेटरलिज्म डिक्लाइन हो रहा है। यानी जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूएन है वो स्ट्रगल करता है मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, रशिया यूक्रेन की वॉर को कैसे मैनेज करना है, गाजा के क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है। सेकेंड की बात होती है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ग्लोबल एरिया में बहुत सारे क्राइसिस हैं। पॉली क्राइसिस जिसको वर्ड बोला गया है। यानी कि देखो या नोट करना, जब आंसर राइटिंग करोगे ना आईआर के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 2 के लिए बता रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जितना इंटरनेशनल रिलेशंस में कीवर्ड्स पे फोकस करोगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना ग्लोबल पॉली क्राइसिस एंड इंस्टेबिलिटी के बारे में बताना कि देखो पॉली क्राइसिस है। एक तो हमारे पास क्या है, चैलेंजेस हैं, वॉर के हैं चैलेंजेस, चाहे वो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हो जिसकी वजह से फर्दर एस्केलेशन होती है, ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट आता है, पैंडेमिक्स हैं, क्लाइमेट चेंज है। तो ना देखो बताना आपकी नया वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ना अब नई जो चीज़ें आ रही हैं ना, ग्लोबल प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। जैसे जैसे सिचुएशन चैलेंजेस नए आते हैं ना, फिर हमारी प्रायोरिटीज़ भी उस हिसाब से चेंज होती रहती हैं। फिर बताना कि ना राइज हो रहा है रीजनल एंड एजेंडा स्पेसिफिक अलाइंसेस का। जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है जैसे माना, ठीक है। ये क्या करता है, वेस्टर्न लेड सिस्टम को, ये रिलायंस को रिड्यूस करता है। यानी इसका सारा ध्यान ये होता है साउथ से साउथ का कोऑपरेशन हो, एंटी वेस्ट के बिना हुए। लेकिन इसीलिए देखो जब G20 का समिट था तो हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात करी, ठीक है ना। उसमें भी हमने बोला कि ना अफ्रीकन यूनियन ने भी यूज़ करा और हमने वहाँ पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल साउथ को बोला था कि इनका भी कंट्रीब्यूशन या इनको भी हमें साथ लेके चलना है। यानी साउथ साउथ वाली कंट्रीज़ को बिना एंटी वेस्ट हुए हुए, समझ में आ रहे हो कि अब ना ये सब पॉलिसीज़ नहीं है कि आप एंटी वेस्ट हो जाओ। आपका सारा ध्यान ये रहता है कि आप किसी भी तरीके से मैनेज कर कर आपको बिना एंटी वेस्ट हुए हुए साउथ साउथ कोऑपरेशन के साथ चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है ना मल्टीपोलैरिटी पे शिफ्ट। जो पावर है ना मल्टीपल नेशंस के पास है। इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रखता है ना। स्ट्रैटेजिक सेल्फ हेल्प भी करते हैं। बहुत सारे नेशनल जो हैं वो ना अपने सप्लाई चेन्स को लेकर, एनर्जी डिजास्टर रिस्पॉन्स को लेकर अपना स्ट्रैटेजिक अपनी ही हेल्प खुद कर रहे हैं। यानी बिम्स्टेक जैसे कि वहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन की बात करें, ऐसे एशियन कंट्रीज़ हैं या दूसरी और नेशंस हैं, वो आपस में अपनी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ वो बात कर रहा है कि ना अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो इसके लिए भारत के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। भारत का सपना ही है विश्व गुरु बनने का, तो कह रहा है भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी है इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में। पहला है जो हमने अभी हमने बात की ना G20 समिट जब 2023 की हुई, हमारे देश में हुई, तो वहाँ पर हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, यानी नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। और इंडिया बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल निभाता है। तभी देखो अफ्रीकन यूनियन हमारे G20 में कनेक्ट हुआ था, उसको भी हमने इंक्लूड किया था। नाउ इट इज़ G21 आफ्टर ज्वाइनिंग बाय अफ्रीकन यूनियन। फिर क्लाइमेट डिप्लोमेसी, बहुत सारी ग्रीन ग्रोथ कर रहे हैं हम। हमारे ही देश में इंटरनेशनल सोलर अलाइंस है, हम रिफॉर्म ला रहे हैं फिनेंस में भी। हम ग्रीन जीडीपी की बात कर रहे हैं, हमारे कई स्टेट्स में ग्रीन जीडीपी आ गया है, ठीक है ना। उनके बारे में जिक्र करना कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में हम ना ग्रीन जीडीपी को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे हम जीडीपी के साथ साथ इन्वायरमेंट पे, इकॉनमी की डेवलपमेंट के साथ क्या क्या चैलेंजेस या चीज़ें आ रही हैं उसको भी हम चेक कर रहे हैं। हम ना मल्टीपोलैरिटी बैलेंस भी कर सकते हैं क्योंकि हम ब्रिक्स में भी हैं, हम एससीओ में भी हैं, हम क्वाड में भी हैं, I2U2 में भी हैं। हम चारों तरफ में जाकर अपने डाइवर्स एजेंडास को प्रमोट भी कर सकते हैं। हमारे पास इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के ये फ़ायदे हैं। फिर नेक्स्ट फ़ायदा है कि डिजिटल एंड टेक लीडरशिप। भाई हम कोविन में हम प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, हमने डिजिटली यूपीआई बनाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमने सभी देशों को दिया है ना। हमने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की है। कह रहा है इससे भी समझ में आता है कि डिजिटली वी आर वेरी साउंड। फिर इशू बेस्ड कोऑपरेशन की बात करें तो बिम्स्टेक है, जैसे कि कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी ना अपॉर्चुनिटी भारत के हिस्से में गई है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे कैसे इमर्ज हो रहा है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस के बारे में कि इंडिया का क्या रोल है इन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि ग्लोबल कोऑपरेशन फ्रेगमेंटेड है बहुत ज़्यादा।
हमारे जो WTO के वीकेंड डिस्प्यूट मैकेनिज़्म है, हमारा इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमारा जो इंडिया का ट्रेड ग्रोथ है वो खाली 4.3% रह गया है। हमारा जो क्लाइमेट जस्टिस डिवाइड बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग वर्सेस डेवलपिंग नेशन में बहुत ज़्यादा क्लैश रहता है क्लाइमेट फिनेंस को लेकर। फिर जियोपॉलिटिकल रेवलरीज बहुत हैं, रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है, ब्रिक्स है, क्वाड है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट करता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जो ट्रेड वॉर हैं या EU का CBM है, ये इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बहुत हर्ट करता है। तो कह रहे US और चाइना का साथ बैलेंस निभाना भारत के लिए बहुत बड़ा सवाल है। डिप्लोमेसी करना इनके साथ, और बॉर्डर डिस्प्यूट से तो हम हमेशा तंग रहते हैं। रीजनल टेंशन्स हमारी ख़त्म ही नहीं होती हैं। आपको पता है शेख हसीना जी अभी तक हमारे देश में है, वहाँ पर अभी तक हालात ठीक नहीं हुए हैं फॉर हर। तो फिर उसके बाद कंक्लूजन में लिखना कि इंडिया का विजन ये होना चाहिए कि हम ना रीजनल हो जाएं, प्लस एजेंडा स्पेसिफिक हो जाना पड़ेगा हमें वर्ल्ड ऑर्डर के रिलेटेड। तब हम बिम्स्टेक को भी संभाल लेंगे, हम पॉली क्राइसिस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि अब ना कलेक्टिव सेल्फ हेल्प का ज़माना आ गया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ज़माना आ गया है, कनेक्टिविटी रीडिफाइन करनी होगी हमें ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए। तो ये सारे टर्म्स आपको ज़रूर एक्सप्लेन करने हैं वाइल राइटिंग योर आंसर। ठीक है, पहला टॉपिक समझ में आ गया। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे भारत का रोल ग्लोबल डिप्लोमेसी की तरफ कैसा है, या ग्लोबल पीस मेकर भारत कैसे है। भारत एक पाथ टू पीस समिट क्यों कर रहा है? तो ये पाथ टू पीस समिट है यूक्रेन में, स्विट्जरलैंड में हुई थी, क्योंकि इंडिया का कंसिस्टेंट, आप जानते हो, पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करता है। बार बार यूक्रेन के लिए भी इंडिया का यही रेजोल्यूशन रहा है कि आप D2 करो, यानी डिप्लोमेसी प्लस डायलॉग डिस्कशन करने की कोशिश करो आप। अब इससे भारत की पोजीशन यूक्रेन में क्या है? तो कोई भी, इंडिया हमेशा इमीडिएट सेशन की बात करता है कि वायलेंस को तुरंत रोका जाए। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की बात होगी, भारत सबसे पहले जाता है। कोई ग्लोबल ऑर्डर को एंकर करना हो, UN चार्टर को रिस्पेक्ट करना हो, भारत हमेशा रिकॉग्नाइज करता है। भारत ही है जो हर रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट के लिए बोलता है D2 करो, यानी डायलॉग प्लस डिप्लोमेसी, D2 करना है। इवन पता है श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम वॉर से दूर रहते हैं लेकिन हम न्यूट्रल नहीं हैं। हम पीस के फेवर में तब भी थे, अब भी हैं, हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारा जो लैंड है बुद्धा के लैंड से है, महात्मा गांधी जी का लैंड है, जिनका हमेशा से मैसेज ही रहा है पीस के ऊपर। अब ग्लोबल पीस मेकिंग से भारत का इंटरेस्ट क्या है? भाई ग्लोबल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो भारत कहाँ से डेवलप्ड होने का हमने सपना देखा है कि जब हम 100 साल के हों 2047 में। आज हम कल की डेट में हमारा 79th है बर्थडे है भारत का, लेकिन आप सोचो 2047 तक हम 100 साल के हो जाएंगे, और भारत का पूरा सपना है कि तब तक हम डेवलप्ड इकॉनमी हो जाएं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी दूर हो, और इंडिया पोटेंशियल ग्लोबल प्लेयर है। इसको लिए भी हम कह सकते हैं कि भारत के पास काफ़ी समय टाइम है कि वो भारत इस काम को कर पाए। फिर इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, भारत कैसे इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर सकता है? तो एक तो हम वॉइस है साउथ, ग्लोबल साउथ की। आप देखो G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन कराया, तो क्या हमने सदर्न वॉइस को नहीं क्रिएट करा? क्या भारत हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करता? कह रहा देखो कैसे, श्रीलंका का जब सिविल कॉन्फ्लिक्ट था भारत सबसे पहले दौड़ा। चाहे अफ्रीकन के कोई सलमा डैम प्रोजेक्ट्स बनाने हो, सबसे पहले भारत जाता है उसके लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कल्चरल डिप्लोमेसी की बात है, उसके लिए भी भारत सबसे पहले दौड़ता है, आप ये देखो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि कल्चरल डिप्लोमेसी की बात हो, हम ही थे G20 में, हमने बोला वासुदेव कुटुंबकम यानी ग्लोबल हार्मनी की हम बात करते हैं। हम ही बात करते हैं कि भारत पीस कीपिंग फोर्सेस हमारी सबसे ज़्यादा आगे जाती हैं। लेकिन बैरियर ये है ग्लोबल पीस मेकिंग एफर्ट में लेने के लिए भारत का अपने ही आसपास के पड़ोसी मुल्कों से दिक्कतें। भाई पहलगाम अटैक कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर हमें करना पड़ा, चाइना के गलवान अटैक 2020 हमें कभी न्यूट्रल रहने ही नहीं देता। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारा मणिपुर का वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन, हमें UN वहाँ पे उंगली दिखाता है। फिर रिसोर्स का कंस्ट्रेंट बताना कि हमारे पास डोमेस्टिकली हम पुअर कंट्रीज में आ जाते हैं, पॉवर्टी हमारे देश में हैम्पर करती है पीस के एफर्ट को। और हमारा US और क्वाड में जो हमारा टाइज़ हैं वो अलाइनिंग वेस्टर्न इंटरेस्ट, वहाँ पर भी फिर हम ग्लोबल साउथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फिर कंपेयर टू US एंड UK इंडिया के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अभी इतना नहीं है, उसके मीडिएटिंग रोल को अफेक्ट करता ही करता है। तो देखो वे फॉरवर्ड में बनाना, ये बताना कि देखो बहुत अच्छा है कि विश्व गुरु बंधु रोल हम करें, ठीक है। इंडिया शुड ऑलवेज प्रोएक्टिवली करे ग्लोबल पीस मेकिंग वाला पार्टनरशिप भी हम करें ग्लोबल साउथ के साथ, चाहे ब्राज़ील हो, इंडोनेशिया हो, वेस्टर्न मीडिएटर्स हो, नॉर्वे वगैरह, सबसे बातचीत रखें।
और अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते रहें, ठीक है। पीस मेकिंग डेडिकेटेड टीम्स बनाएं, और 5 अप्रोच को तो हमें निभाना ही पड़ेगा। और इस 5 अप्रोच को प्लीज़ लिख के आना। एक बड़ी अच्छी स्पीच थी पीएम मोदी की, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था, और प्लीज़ उसको मेंशन मैगजीन ने भी किया, तो आप भी कर देना। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। इसी से भारत का एक डायलॉग इंडिपेंडेंट ड्राइवन फॉरेन पॉलिसी है। इसी फॉरेन पॉलिसी को लेके आपने अपने आंसर्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सप्लेन करना है। समझ आ गया? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। तो कंक्लूड क्या लिखोगे कि भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का रोल है वो बढ़ रहा है, और ये ग्लोबल साउथ की वॉइस है। तो शिफ्टिंग फ्रॉम एडहॉक, अब हमें इंटरनेशनल इंगेजमेंट एक्टिवली करनी है, और अब जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है उसको और ग्रो करते चले जाना। तो ऐसे आप अपने आंसर को लिखोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ की बात करें अगर, तो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया जो है वो थर्ड वॉइस है। किसकी थर्ड वॉइस है? ग्लोबल साउथ समिट की वर्चुअल फॉर्मेट में। सितंबर 12, 2024 में मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो ये डेट को ज़रूर मेंशन करना जब आप ग्लोबल साउथ समझाने बैठोगे। तो आप बता रहे 1978 से ही ये कोऑपरेशन की बात थी, ताकि हम डेवलपिंग नेशंस आपस में प्रमोट कर सकें टेक्निकल कोऑपरेशन। अब सवाल ये होता है कि ग्लोबल साउथ क्या है? एक पुअर साउथ है कि रिच साउथ भी है? साउथ में भी ऐसा है। ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज़ मानी जाती हैं गाइस जो टेक्निकली प्लस सोशली क्या हैं, लेस डेवलप्ड है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर सिचुएटेड हैं? ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, प्राइमरीली अफ्रीका, एशिया एंड लेटिन अमेरिका। ब्रेंड की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था नॉर्थ और साउथ कंट्रीज़ का डिवीज़न किया हुआ था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पैरामीटर्स को लेकर। अब बड़े अच्छे से ये डायग्राम बनाया हुआ है, और आपने भी ऐसे ही बना के एक्सप्लेन करना होगा। आप बताना कि ग्लोबल साउथ से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो क्या है। सबसे पहला, अंडर रिप्रेजेंटेशन, यानी कोई भी परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई सीट अफ्रीका या लेटिन अमेरिकन कंट्री की है ही नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है यूएनएससी की परमानेंट सीट ना होना। सेकेंड क्राइसिस है ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, यूएनसीटीडी की रिपोर्ट के द्वारा ये बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इनके साथ सबसे ज़्यादा है। इनका ग्लोबल नॉर्थ वालों के साथ बड़ा क्लैशेस रहता है, डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स को लेके। तो अब भारत के लिए, भारत क्यों रट्टा लगा रहा है ग्लोबल साउथ का? कोई तो वजह होगी ना, बिना वजह के थोड़ा ना कोई काम करता है इंटरनेशनली। तो सबसे बड़ी वजह भारत के लिए ये है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, क्योंकि अगर हम वॉइस बन गए ग्लोबल साउथ की तो वो हमें एक तरह से सपोर्ट मिलेगा, हमें उनका भी। दूसरा, भारत मल्टी डायरेक्शनल अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी पर चल रहा है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करें तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। और ग्लोबल साउथ के अंदर अबेंडेंट रिसोर्सेज हैं, मार्केट है इंडियन प्रोडक्ट्स की, इसलिए हम चाहते हैं ग्लोबल साउथ के लिए वॉइस बनना। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और अगर इंडिया पोजीशन कर लेता है इटसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो देखो उससे कितना फ़ायदा होगा। हम प्रोजेक्ट भी देते हैं इनको, लगा लो आप फाइनेंस हेल्प देते हैं, बजटरी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं। हाउ इज़ इंडिया पोजिशनिंग इटसेल्फ, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात रही तो आपको पता है कोविड-19 में चाहे वैक्सीन मैत्री की मदद हो म्यांमार को लेके हमने की, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने ही ब्रॉडन किया कि हम यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप भी हमें मिले, रिफॉर्म मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए तो हमने रिफॉर्म्स के लिए भी बोला, हमने ही पंचशील डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट पे इतने सालों से हम चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते वॉइस, है ना, ग्लोबल साउथ की। तो इंडिया ऐसे क्या इनिशिएटिव ले जिससे कि क्या हो जाए, एडवोकेट हो जाए ग्लोबल साउथ। तो सबसे बड़ी बात है सोशल इम्पैक्ट फंड, यानी इंडिया जो है वो $25 मिलियन, बेसिकली $25 मिलियन कंट्रीब्यूट करता है आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल साउथ में। हमने ही ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम बनाया हुआ है, हमने ही इंड्यूस किया हुआ है अफ्रीकन यूनियन इनटू G20, हमने ही आरोग्य मैत्री का विजन तैयार करा है, वर्ल्ड वन हेल्थ इज इंडियाज मिशन इन हेल्थ सिक्योरिटी। तो हम ग्लोबल साउथ के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब भारत ग्लोबल साउथ को लीड करने जाता है तो आपको क्या लगता है बिना चैलेंज के लीड कर पाएगा? सबसे बड़ा इशू चाइना देता है हमें अपना BRI कॉरिडोर दिखाकर, और चाइना की बड़ी गंदी आदत है चेक बुक डिप्लोमेसी का साइन करके क्या करते हैं, पैसे पकड़ा देते हैं कंट्रीज़ को जाके।
इतना कर्जे में डुबा देते हैं कि वो इंडिया के साथ वो कंट्रीज आके रख ही नहीं पाते रिलेशन अच्छा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फिर डिप्लोमेटिक चैलेंज बड़ा है, यूएसए के साथ कैसे मेंटेन करें, रशिया के साथ कैसे मेंटेन करें, वहाँ पे डिप्लोमेटिक चैलेंज आ जाता है। फिर इंडिया के पास अभी नेशनल स्ट्रेंथ पुअर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनोवेशन नहीं है, लेबर की क्वालिटी आपको कहाँ हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर मिलती है, वो भी नहीं मिलती है। फिर हमारे पास चैलेंजेस हैं, फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन कराने के लिए आपको इकोनॉमिकली कल्चरली करना पड़ेगा, और लाइक लैंडलॉक कंट्री वर्सेस आइलैंड स्टेट, इनकी सबकी मदद, बहुत डाइवर्स इंटरेस्ट है साउथ साउथ में भी। तो ग्लोबल साउथ को एम्पावर करना अच्छी सोच तो है इसमें, लेकिन यूनिटी, इक्विटी, इनोवेशन ये सब लगेगा, जॉइंट फंड्स लगेंगे, आपको प्लेटफॉर्म बड़े अच्छे से लिवरेज करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा G20 का, तब जाके आपको पता है चेकबुक डिप्लोमेसी से आप भटकर, आप चाइना का विजन हट छोड़कर आप पीपल सेंट्रिक, डेट लाइट और क्लाइमेट स्मार्ट की तरफ खेलना पड़ेगा, तब जाके आप ग्लोबल साउथ में भारत के लिए बताना कि भारत अच्छे से राइज कर पाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे राइज ऑफ मिनी लेटरल्स। न्यूज़ में क्यों था समझते हैं। देखो, चाइना का ना अग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंडो पैसिफिक की तरफ है, और यहीं पे स्क्वाड इमर्ज हुआ है। मिनी लेटरल यहाँ पर ये ग्रुपिंग है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस की। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों था, तो स्क्वाड जो है बेसिकली मिनी लेटरल ग्रुपिंग, तो मैंने आपको बताया यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस की है। स्क्वाड में बेसिकली ऐड किया जा रहा है सिक्योरिटी मिनी लेटरल ग्रुपिंग्स को इंडो पैसिफिक में, तो चाहे क्वाड है, ऑकस है, यूएस फिलीपीन जापान ट्राईलेटरल है, यूएस जापान साउथ कोरिया ट्राईलेटरल है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ में बनी हुई हैं। ग्रोइंग किसका प्रेफरेंस हो रहा है, मिनी लेटरलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मिनी लेटरलिज्म का मतलब है इनफॉर्मल प्लस टारगेटेड ग्रुपिंग में छोटे मोटे स्टेट्स हैं 3 से 4, जिनका सारा इंटेंट ये है स्पेसिफिक थ्रेट को एड्रेस करना, सिक्योरिटी इश्यूज़ को डील करना, ताकि ये फाइनाइट टाइम पीरियड तक रिजॉल्व हो जाएं। क्यों मिनी लेटरलिज्म्स को राइज कराया जाता है, क्यों फेल हो जाते हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि कोविड हुआ तो फेल हुआ, नए चैलेंज आते हैं तो ये फेल हो जाता है, चाइना की असर्टिवनेस बहुत राइज है। तो एडवांटेज ये होता है मिनीलेटरिज्म बनाने का, जैसे क्वाड वार्ड बनाने का, कि मोर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ये, इनमें कंसेंसस जल्दी आता है, इनमें लाइक माइंडेड नेशंस होते हैं, इनमें चाइना के प्रोटेक्शनिज्म को रोकने की पावर होती है। अब भारत को इससे क्या लाभ है, भारत को मिनीलेटरल बनाने से सबसे बड़ा आप बताना बेनिफिट ये है मल्टी अलाइनमेंट, इससे इंडिया अपनी पार्टनरशिप को बैलेंस कर पाएगा। और अगेन वही वाला पॉइंट, ग्लोबल साउथ से तो आप एक क्वेश्चन समझो पक्का ही है, तो ग्लोबल साउथ से क्या होगा, वॉइस मिलेगी, कोऑप्टिंग पार्टनर्स विद सिमिलर इंटरेस्ट, राइवल ब्लॉक्स के साथ आप इमर्ज हो जाओगे। चाइना के सेंट्रिक डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है भारत के मिनीलेटरिज्म। लेकिन चैलेंज तो देखो लेके आया ही है, और सबसे बड़ा चैलेंज की स्टेक होल्डर्स को एक्सक्लूड कर कर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, चाइना ने क्वाड को लेबल कर दिया है कि एशियन नेटो है, ये इनफॉर्मल नेचर है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है इसकी। तो इंडिया शुड एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनीलेटरलिज्म, लेकिन मल्टीलेटरलिज्म के साथ। तो क्या बोला, सर्वजन हित है सर्वजन सुख है, यानी इंडिया को तो ऐसे ही चलना है। इंडिया को कैसे चलना है, एवरीवन्स बेनिफिट, एवरीवन्स हैप्पीनेस के साथ ही भारत को चलना पड़ेगा। मोर ओवर इंडिया शुड कीप पुशिंग फॉर रिफॉर्म एट द मल्टीलेटरल लेवल। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जियो पॉलिटिकल रिस्क टू ग्लोबल इकोनॉमी। तो अकॉर्डिंग टू IMF ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, IMF निकालता है। ये क्या राइज बता रहे हैं, जियो पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बता रहे हैं, ताकि एलिवेट ये जो हो रहे हैं, इससे जो कंसर्न रेज हो रहे हैं उसको लेकर। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो ग्लोबल शिफ्ट है वो क्या है, जियो इंटीग्रेशन से जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है। कौन कौन से चैलेंज हैं इसके लिए, मल्टीलेटरिज्म की रिट्रीट, ये सारे प्रॉब्लम। अब जियो पॉलिटिकल रिस्क बेसिकली क्या है, और इस रिस्क से नुकसान क्या होता है, इसका असर क्या पड़ता है, समझते हैं। जियो पॉलिटिकल रिस्क का मतलब है आपके यहाँ ट्रेड वेपनाइजेशन होना, यानी जो ट्रेड पॉलिसीज़ का स्ट्रेटजिक यूज़ था या जो टूल्स होते थे उनमें दिक्कत आना। जैसे यूएस को थ्रेट है, सेकेंडरी टैरिफ स्लैप कर सकता है वो कंट्रीज़ बाइंग, जो अगर
रशिया से किसी ने ऑयल ख़रीदा तो उसके ऊपर यूएस क्या करेगा, टैरिफ लगा देगा। वेस्टर्न सैंक्शन लग सकती हैं फॉलोइंग इंडियाज न्यूक्लियर, इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट में लगी थी। तो मल्टीपल थ्रेट सप्लाई चेन का आ जाएगा, साइबर अटैक हो सकते हैं, मिनिमम ग्लोबल टैक्स आपको देना पड़ सकता है, आपकी एजिंग पॉपुलेशन, मास रिटायरमेंट की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिकली। अब इसका असर ये पड़ता है फाइनेंशियल कंटेजियन, यानी जियोपॉलिटिकल रिस्क कैन स्पिल ओवर टू अदर इकोनॉमीज़। ट्रेड है, फाइनेंशियल लीकेज का प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल रिस्क इससे बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक डिसरप्शन ज़्यादा हो जाएगी, लोअर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा, मार्केट की अनसर्टिनिटी है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर इम्पैक्ट हो जाएगी, सॉवरेन रिस्क बहुत सारे हैं। तो कैसे मैनेज करें जियोपॉलिटिकल रिस्क को? तो सबसे बड़ा तरीका है फिनेंशियल ओवरसाइट करना, यानी कि हमें कंट्री स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल रिस्क को सबसे पहले देखना पड़ेगा। हमें कैपिटल बफर को स्ट्रेंथन करना है, हमें डीपन करना है अपने फिनेंशियल मार्केट, इम्प्रूव करना है अपने क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस को, चाइना +1 स्ट्रैटेजी पे चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन एन एरा ऑफ राइजिंग जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन 80% जो IMF का ट्रैक्ड रिस्क है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, ट्रेड वॉर है, फाइनेंशियल रेजिलियंस की ज़रूरत है, बहुत क्राइसिस है हमारे यहाँ, चेन शॉक्स हैं, इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, राइज इन न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल के ऊपर हम चलते हैं। जब सिप्री की आपको पता है हर साल रिपोर्ट निकालता है, ईयर बुक होती है इसकी, जब 2024 की ईयर बुक आई तो यहाँ पता चला कि बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं पैसा लगा रही है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रही हैं, डिप्लॉय कर रही हैं। फिर भारत का पता चला, भारत में ही पहले 164 वेपन वॉरहेड बनाए थे, इस बार ही 172 हो गए। मॉडर्नाइज किया जा रहा है 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स को, ग्लोबल ट्रेंड बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉरहेड आ रहा है। तो कह रहा है कि क्यों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ बना रही हैं, बात ये है सवाल। वो कह रहा है सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी डेटरेंस का, बैलेंस ऑफ टेरर, यानी जो बहुत सारे नेशंस लाइक इंडिया ये एक्वायर कर रहे हैं क्या, नए नए न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स, क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा डर है चाइना और पाकिस्तान अगर एक हो गए तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा, इसलिए हमें इसमें पैसा लगाना पड़ रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है, बहुत सारे मिलिट्री साइंटिस्ट पॉलिटिशियंस को दिक्कत है कि भाई कैसे इस चीज़ को बढ़ाएं, न्यूक्लियर लॉबीज़ तैयार हो रही हैं, ग्रेट पावर सिंबल है आजकल, क्या है न्यूक्लियर वेपन रखना मतलब आपके पास पावर है, तो थ्रेट तो है ही न्यूक्लियर वेपन से। भाई ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन क्या है, अगर आप देखो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास न्यूक्लियर होने लग जाएगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ेंगी, न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो सकता है भाई, साइबर न्यूक्लियर रिस्क हो सकता है। और इंडिया का थ्रेट परसेप्शन क्या है, चाइना से हम बड़े घबराए रहते हैं, नो फर्स्ट यूज़ हमारा है, मिनिमम डेटरेंस भी है, लेकिन रीजनल इंस्टेबिलिटी का हम क्या करें, हम कैसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कैसे डील करेंगे। और हम देख रहे हैं चाइना का कभी भी कुछ भी कर सकता है, हम एस्केलेशन साइकिल चाइना के साथ भी है, वही पाकिस्तान के साथ भी, हम कैसे इसको रोकते, तो हमारी ज़रूरत है न्यूक्लियर लेना। लेकिन मिटिगेट करने की बात फिर भी कह रहा है, चाहे यूएस हो, रशिया हो, नेटो हो, ये बार बार बोल रहे हैं कि पब्लिक थ्रेट जो बढ़ रहा है इसको कम करने की ज़रूरत है। और जितने भी ये हैं वेरिफिकेशंस के साथ आए जो भी हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वी अफर्म दैट न्यूक्लियर वॉर जो होती है ना उससे किसी का कुछ बचेगा नहीं, कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर बी फॉट, लड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम एटम बम गिरा के देख चुके हैं, नागासाकी और हिरोशिमा का कुछ नहीं मिला था। तो हर कंट्री से ये बार बार बोला जा रहा है कि 5 न्यूक्लियर जो वेपन स्टेट है उनका ध्यान ये रखना है, डिफेंसिव पर्पस के लिए भी नहीं यूज़ करना, किसी भी फॉर्म में मत यूज़ करो, डेटर करने के लिए, वॉर को प्रिवेंट करने के लिए भी मत ही यूज़ हो तो अच्छा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताना, इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताना कि देखो इस बार जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट आई ना वो रिलीज़ हुई तो पता चला कि भारत सरकार के पास डायस्पोरा की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। भारत में तो यही होता है ना कि डायस्पोरा मतलब या तो NRI है या OCI कार्ड होल्डर है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या PIO है। अब PIO जो था OCI कार्ड होल्डर इनको मर्ज कर दिया गया था, OCI की कैटेगरी दे दी 2015 में, आपको पता होगा। अब जब वर्ल्ड की माइग्रेशन रिपोर्ट आई ना 2024 की, तो पता चला भारत में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंटरनेशनल माइग्रेंट पॉपुलेशन 18 मिलियन की, और ज़्यादातर जो ये इंडियन डायस्पोरा डाइवर्स है, देखो लेबरर है, वर्कर के फॉर्म में, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, इंडिया का जो एंगेजमेंट है डायस्पोरा के साथ वो केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट वाला रहा है।
अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा का? तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस भारत और डेस्टिनेशन कंट्रीज़ के लिए हैं। फॉर इंडिया सोशो कल्चरल इम्पैक्ट है, इंडियन ट्रेडिशंस इससे प्रिजर्व होगा, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ेगी। इंडियन डायस्पोरा में जो गिरमिटिया कंट्री लाइक फिजी है वो एक फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पैसा भी तो यही ला रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। आप सोचो गूगल के जो हमारे इंडियन ओरिजिन लीडर है सुंदर पिचई, हमें टेक्नोलॉजिकल फ़ायदा उससे मिलेगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ऋषि सुनक हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे ही कलर के हैं। तो बहुत सारे बात है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए तो ये मल्टी कल्चरलिज्म डाइवर्स होता है, लेबर सप्लाई जाती है, पैसा आता है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट होती है, कितने सारे फ़ायदे हैं। और डिप्लोमेसी की नज़र से देखो आप, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बहुत बड़ा रोल निभाती है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में। तो ये सब बातें लिखना है कि इतने फ़ायदे होते हैं डायस्पोरा के। लेकिन यही डायस्पोरा जो है वेस्ट एशिया में बड़ा क्राइसिस में था। अभी जब वॉर हुई यमन इजराइल पैलेस्टीन की, हमें पता है कितनी मुश्किल से निकाला है, एवैक्यूएट करा है। जॉब की इनसिक्योरिटी है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि वहाँ सऊदीजाइजेशन हो रहा है। वो अपने लोगों को जॉब दे रहे हैं, हमारे लोगों को निकाल रहे हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए सऊदी अरब में कोई जॉब नहीं है, अब बड़ी दिक्कत है। डेटा का गैप है, कतर के अंदर माइग्रेंट डेटा ही नहीं है, असिस्टेंस एफर्ट कहाँ से लगाओगे? फिर यूरोप ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका में क्या है, यहाँ पे सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट चलती रहती है। यहाँ हमारा बंदा जाता है इंडिया का तो यूएस यूके कनाडा वाले क्या करते हैं, प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट में उसको फंसा देते हैं। वीज़ा बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वायलेंस बड़ा है एथनिसिटी के, ब्लैक वाइट बहुत चलता है यहाँ पर। H1B जो चिल्ड्रन है उसको कोई ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिलेगी ही नहीं। तो गवर्नमेंट ऐसे ना बड़े सारे तरह के काम कर रही है ताकि ना इंडियन डायस्पोरा का इंगेजमेंट हमेशा बना रहे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो चाहे उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मेजर्स रहे हों, ग्लोबल हमारे एग्रीमेंट रहे हों, इंगेजमेंट इनिशिएटिव्स रहे हों, या डिजिटल आउटरीच रही हो, हम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं ताकि डायस्पोरा की इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड में कह रहा है कैसे स्ट्रेंथन करें डायस्पोरा का इंगेजमेंट। तो इसके लिए ज़रूरी है लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म करना, डेटाबेस बनाना, पोर्टल तैयार करना, स्किलिंग प्रोग्राम करना, पोर्टेबिलिटी बढ़ाना, विक्टिम्स के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेंथन करना। तो इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ा लिंक है इंडिया और वर्ल्ड के लिए। और हमें क्या करना है, लिविंग रूट ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत है। हमें स्ट्रेंथन करना है कल्चरल प्लस इकोनॉमिक प्लस डिप्लोमेटिक टाइज को। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इन द वेक ऑफ ग्लोबल पॉली क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, आपको पता है फैला ही हुआ है। पहला ही टॉपिक याद करो, उसमें नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, भारत के लिए इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या चैलेंजेस हैं। तो आपको क्या करना है, अगर देखो नए बच्चे हैं एकदम बिल्कुल अभी नया नया सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये एडवाइस है कि वो चाहे ओपन बुक टेस्ट करें, ठीक है, आप देख के लिखो बट लिखो। और जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन लिखें। तो वो इसी इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर से ये क्वेश्चन आपको उठाना है और पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर कैटर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।